हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे वैदिक सभ्यता को एक ऐसे तरीके से जो यूपीएससी, एसएससी और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल या जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, इसका समय काल 1500 से 1000 बीसी तक था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल 1000 से 600 बीसी तक था। आर्यों का आगमन बच्चों ऋग वैदिक काल में ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य सभ्यता बच्चों ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। कई इतिहासकारों ने आर्यों के आने को लेकर स्टेटमेंट दिए, लेकिन सबसे मान्यमत जो माना जाता है वह है मैक्स मूलर का। इन्होंने कहा था कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अब जानते हैं बच्चों ऋग वैदिक काल की राज्य व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पे कुल हुआ करता था। इसके प्रमुख को कुलपा कहते थे। दूसरा ग्राम होता था। कुलों को मिलाकर बच्चों ग्राम बनता था। इसके प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। तीसरा विष होता था। विष बच्चों ग्राम के मिलने से बनता था। इसके प्रमुख को विषपति कहते थे। चौथा है जन। इसका प्रमुख राजा होता था। और पांचवा होता है राष्ट्र यानी कि देश। बच्चों सबसे बड़ी इकाई जन है आज के समय में, जैसे जिला, और सबसे छोटी इकाई कुल है वर्तमान में, जिसे परिवार कहते हैं। अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजा की सहायता के लिए कितनी संस्थाएं थी। तो बच्चों 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा में वृद्ध लोग भाग लेते थे जो राजा को सलाह देते थे, और समिति में आम लोग भाग लेते थे। याद रखिएगा कि इन दोनों में महिलाओं को भी भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। अब बात करते हैं बच्चों ऋग वैदिक काल के समाज और उनकी जीवन शैली कैसी थी। इस काल में समाज पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब है कि मुखिया पुरुष हुआ करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इस काल में बच्चों विधवा पुनर्विवाह होता था, जो कि देवर से होता था। इस काल में अंतरजातीय विवाह होता था। बच्चों दहेज प्रथा भी अस्तित्व में थी। पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी बच्चों महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था। अब देखते हैं बच्चों क्या क्या इस काल में नहीं होता था। तो बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा इस काल में नहीं थी। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा बच्चों, ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन पहले यह जन्म पर आधारित होती थी। अब पढ़ेंगे बच्चों ऋग वैदिक काल के प्रमुख शब्द। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है अगन्या। गाय को कहा जाता है। गायों को उस समय न मारने वाला पशु माना जाता था। दूसरा है गविष्टि। इसका अर्थ होता है गायों की खोज या युद्ध। उस समय जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए युद्ध होते थे। तीसरा है व्रीहि, जिसका अर्थ है धान। यह जौ को कहते हैं। गोधूम गेहूं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अब पढ़ेंगे बच्चों ऋग वैदिक कालीन प्राचीन नदियां और उनके नए नाम। परुष्णी, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। अस्किनी, जिसको चिनाब नदी कहते हैं। वित्सता, झेलम नदी को कहते हैं। विपाशा, व्यास नदी। शत्रुदी, सतलज नदी को। सदानीरा, गंडक नदी को। बच्चों इनमें से अस्किनी, विपाशा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में बच्चों सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है, कुल 55 बार। लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, जिसे नदी तमा भी कहते हैं, को माना गया है। गंगा का जिक्र केवल 1 बार हुआ है। ऋग वैदिक काल में ही इतिहास का पहला बड़ा युद्ध हुआ, 10 रागे युद्ध हुआ। यह भरत वंश के राजा सुदास, जो कि आर्य था, और 10 भारतीय राजाओं के बीच हुआ था। इसमें राजा सुदास की जीत हुई। इस युद्ध का जिक्र हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। अब पढ़ते हैं बच्चों वेद और उसके उपवेद के बारे में। वेद 4 होते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद। यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री या होता कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 मंत्र थे। मंत्र को बच्चों ऋचाएं भी कहते हैं। दूसरा है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें स्वरों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता उदात्री कहलाता है।
इसका उपवेद बच्चों गंधर्व वेद है। बच्चों जो सामवेद है वह ऋग्वेद पर ही आधारित है। तीसरा है यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसका उदाहरण चंपू काव्य है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाता है। इसमें बच्चों यज्ञ, कर्म कांड और बलि की विधि के बारे में जानकारी मिलती है। इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसकी 2 शाखाएं भी हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अब चौथा बच्चों अथर्ववेद, यह सबसे नया वेद है। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसे पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, औषधि, कृषि आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद में बच्चों कन्या के जन्म पर निंदा की गई है। इसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अब देखते हैं बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण मंडल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीसरा मंडल। इसमें गायत्री मंत्र है। यह विश्वामित्र द्वारा रचित है। यह सूर्य देवता व सावित्री देवी को समर्पित है। फिर चौथा मंडल बच्चों, इस मंडल से हमें कृषि की जानकारी मिलती है। इसमें पृथुवैन्यू पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है, जो भारत के पहले कृषि इंजीनियर थे। फिर पढ़ेंगे बच्चों 9वां मंडल। बच्चों यह मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सोम देवता को समर्पित है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब पढ़ेंगे बच्चों 10वां मंडल। बच्चों इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग बच्चों पुरुष सूक्त में हुआ। यह जानकारी भी हमें इस मंडल से ही मिलती है। अब बच्चों जानते हैं ऋग्वेद में प्रमुख शब्दों का प्रयोग कितनी बार हुआ। बच्चों इंद्र शब्द 250 बार आया है। इन्हें इस काल का प्रिय देवता माना जाता था। दूसरा है अग्नि 200 बार, गाय 176 बार, विष्णु शब्द 100 बार, सरस्वती शब्द 50 बार, सोम देवता 144 बार। अब पढ़ते हैं बच्चों उपनिषद और पुराण। उपनिषद का अर्थ होता है बच्चों गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। कुल उपनिषदों की संख्या बच्चों 108 होती है, जिसमें 4 सिर्फ गद्य हैं और 2 गद्य और पद्य दोनों हैं, जिसका उदाहरण चंपू काव्य है। और बच्चों जो 102 बच्चे वो सिर्फ पद्य में हैं। बच्चों सत्य में विजयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें गार्गी और यज्ञवल्क्य का संवाद है। बच्चों इसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर है, भी वर्णित है। बच्चों सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्यो उपनिषद को ही माना गया है। अब बात करते हैं बच्चों पुराणों की। पुराणों की संख्या कुल 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। विष्णु जी के 10 अवतारों की जानकारी और सातवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है। बेटा जी विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं बच्चों महाकाव्य व जीवन के आश्रम। पहला रामायण, यह सबसे पुराना महाकाव्य है। रामायण की संस्कृत में रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। बच्चों रामायण की अवधि में रचना तुलसीदास ने की थी, जिसे रामचरितमानस कहा गया। बच्चों एग्जाम में पूछ लेता है कि रामायण की फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो वो बदायूनी ने किया था। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अब पढ़ेंगे बच्चों महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। इसमें पर्वों की संख्या 18 है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आश्रम की। मनुष्य जीवन में 4 आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, जो बचपन से लेकर 25 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा है गृहस्थ, यह 25 से 50 वर्ष तक होती है। इसमें हमारा शादी विवाह और परिवार संबंधी चीजें होती हैं। तीसरा है वानप्रस्थ, यह 50 से 75 वर्ष तक होता है। इसमें मनुष्य
संन्यास की तैयारी करता है। चौथा है संन्यास। यह 75 से 100 वर्ष तक का होता है। इसमें हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बच्चों, इन आश्रमों की जानकारी हमें ज्वालोपनिषद से मिलती है। बच्चों, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण, जिसे लोग पढ़कर आसानी से समझ सकें। बच्चों, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। सामवेद का पंचवीस, जैमिनी और षड्वीस। यजुर्वेद के 2 भाग थे, कृष्ण और शुक्ल, तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 होंगे। कृष्ण का तैतरेय और शुक्ल का शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। अब बच्चों, दूसरा था वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल 1000 से 600 BC तक था। उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता प्रजापति को माना गया है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की शुरुआत हुई। इस समय का समाज भी पितृसत्तात्मक था। इसमें पुरुषार्थ की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या बदला? बच्चों, पूर्व वैदिक काल जाति कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल जन्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता प्रजापति बन गए। ऋग्वैदिक काल में तांबे व कांसे का उपयोग हुआ और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। इसका साक्ष्य अतरंजी खेड़ा यूपी से मिला। ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द नहीं था और उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब बच्चों, जानते हैं वैदिक सभ्यता के पतन के कारण। जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी हो गई, नदियां सूखने लगी और बाहरी आक्रमण। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? बच्चों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? ये सारे क्वेश्चन हैं, इसके जवाब कमेंट में बताइए। बच्चों, आज हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको मैंने इसमें कवर कराया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। धन्यवाद।